नमस्कार दोस्तों। हम पॉलिटिकल साइंस के अंदर आर्टिकल 1 से 4 में पढ़ चुके हैं, जो संघ व उसके अक्षेत्र के बारे में थे और उनसे मिलकर भाग नंबर 1 बनता है। उसके बाद हमने आर्टिकल 5 से लेकर 11 डिस्कस करे हैं, जो भाग नंबर 2 बनता है। टॉपिक हमारा था नागरिकता के अंदर हमने पढ़े थे। आज बच्चे हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 12 से लेकर 35। ठीक है, 1 से 11 हम पढ़ चुके हैं, आज हम 12 से लेकर 35 स्टार्ट करेंगे। और 12 से लेकर 35 जो आर्टिकल है वो भाग नंबर 3 के अंदर आते हैं। और ये जो 12 से लेकर 35 आर्टिकल है, ये आपके फंडामेंटल राइट्स के ऊपर है, मौलिक अधिकारों के ऊपर है बच्चे। ठीक है, और जो मौलिक अधिकारों का जो कॉन्सेप्ट है, मौलिक अधिकारों का कॉन्सेप्ट हमने दिया है यूएसए के संविधान से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, अमेरिका के संविधान से हमने ये फंडामेंटल राइट्स का टॉपिक हमने कॉपी किया है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, फंडामेंटल राइट्स का। सभी व्यक्ति के, प्रत्येक व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स होते हैं और सभी को पता है कि हमारे कितने 6 फंडामेंटल राइट्स है। अभी 6 प्राकृतिक हमारे पास में अधिकार है। ठीक है, और 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हमारे पास में? ये 6 अधिकार हैं। सबसे पहले समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो टोटल हमारे पास में 6 मौलिक अधिकार है बच्चे, ये सभी को पता है। ठीक है, ये सामने उसके आर्टिकल लिख रखे हैं, कौन सा आर्टिकल के अंदर कौन कौन सा अधिकार आता है। तो सबसे पहले इसको डिटेल के अंदर करने से पहले आप थोड़ा सा ही पहले ये समझो वे मौलिक अधिकारों को मौलिक अधिकार क्यों कहते हैं, इसका मतलब क्या है। तो सिंपल सी बात है, देखो मौलिक अधिकार जो होते हैं इनको ना तो कोई सरकार छीन सकती, क्योंकि अगर सरकार हमारे अधिकार छीन लेती है तो फिर उसको मौलिक अधिकार नहीं, फिर उसको कानूनी अधिकार कहते हैं। ठीक है, तो इसका पहला रीजन तो ये जो हमारे 6 मौलिक अधिकार है ना, इन अधिकारों को सरकार नहीं छीन सकती, कानून नहीं छीन सकता, इसीलिए ये कि हमारे पास में मौलिक अधिकार है। ठीक है, दूसरा रीजन ये है, इसको कोई पब्लिक भी नहीं छीन सकती। ठीक है, कोई व्यक्ति, कोई ग्रुप, कोई भी लोग, कोई व्यक्ति इसको अधिकारों को नहीं छीन सकता। मतलब कहने का मतलब क्या होगा, मौलिक अधिकार हमारे वे अधिकार होते हैं जो ना तो सरकार छीन सकती ना ही पब्लिक छीन सकती, इसलिए इसको मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है। ये प्राकृतिक अधिकार है बच्चों। ठीक है, क्या है? प्राकृतिक अधिकार है, इसलिए यहाँ पे लिख रखा है मैंने, वे मौलिक अधिकारों को प्राकृतिक अधिकार भी कहा जाता है और प्राकृतिक को ही कहा जाता है नैसर्गिक। ठीक है, अगर आपसे पूछे नैसर्गिक अधिकार कौन से होते हैं तो फंडामेंटल राइट्स को ही नैसर्गिक अधिकार कहा जाता है बच्चों। ठीक है, नैसर्गिक का मतलब प्राकृतिक होता है या नेचुरल होते हैं, इसको कोई छीन नहीं सकता, प्रत्येक व्यक्ति के ये अधिकार होते हैं। दुनिया के अंदर, हमारे भारत के अंदर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके ये अधिकार नहीं हो। ठीक है, ये अधिकार कैंसिल हो जाते हैं कई बार, जैसे कोई भी व्यक्ति जेल के अंदर चला जाता है, तो जेल के अंदर चला जाता है तो उसका स्वतंत्रता का अधिकार खत्म हो गया। ठीक है, तो कुछ हमारे पास में केस ऐसे हैं जहाँ पे खत्म हो जाते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपने ध्यान रखना, मौलिक अधिकार प्राकृतिक अधिकार को ही कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि हर व्यक्ति के होते हैं और इसे को क्या कहा जाता है? नैसर्गिक कहा जाता है। और एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन आता है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वे मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा भाग है जिसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो आंसर आता है भाग नंबर 3। क्यों कहा जाता है बच्चों, उसका रीजन समझो। मैग्ना कार्टा जो वर्ड है ना, ये एक फ्रांस भाषा का वर्ड है। ठीक है, फ्रांस भाषा के अंदर फंडामेंटल राइट्स को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, बट भारत के अंदर फंडामेंटल राइट्स को मैग्ना कार्टा नहीं कहा जाता। फ्रांस के अंदर फंडामेंटल राइट्स को क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसीलिए एग्जाम के अंदर कई बार पूछ लेते हैं कि भारतीय संविधान में किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो भाग नंबर 3 को क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, इसका रीजन आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद में ये अब 6 मौलिक अधिकार सभी को क्लियर है, इसको हम डिटेल के अंदर, बिल्कुल डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। ये यहाँ पे जो हमारे फंडामेंटल राइट्स के जो आर्टिकल शुरू होते हैं वो आर्टिकल 14 से शुरू होते हैं बच्चों। जैसे आप देखोगे समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेकर 18 है। ठीक है, इसको हम बिल्कुल डिटेल के अंदर पढ़ेंगे सेपरेट वीडियो के अंदर। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक आता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से लेकर 24 के बीच में आता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर 28 के बीच में आता है। संस्कृति व शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 29 और 30। ठीक है, 31 नहीं है, 31 कैंसिल हो गया था, संपत्ति का अधिकार। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपका आर्टिकल नंबर 32 के अंदर आता है। तो ये 6 मौलिक अधिकार हमारे कोई भी नहीं छीन सकता। ठीक है, बट कुछ केस है बच्चों, एक्सेप्शनल केस है, वे कभी कभी ये अधिकार हमारे कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे बिल्कुल ध्यान से।
यहाँ पे वर्ड मैंने लिख रखा है निलंबित। निलंबित का मतलब क्या होता है? निलंबित का मतलब होता है कि ये अधिकार आपके कुछ समय के लिए कैंसिल हो गए, मतलब सस्पेंड करना। निलंबित को इंग्लिश के अंदर बोलते हैं सस्पेंड करना। तो कुछ समय के लिए क्या हो जाए? खत्म हो जाए अधिकार। और कुछ समय के लिए कब खत्म होते हैं बच्चों? देखो आप इसको ऐसे समझो एग्जाम्पल से, जैसे मान लेते हैं पाकिस्तान और भारत के बीच में युद्ध हो गया, ठीक है, दो देशों के बीच में, तीन देशों के बीच में जब युद्ध हो जाता है, तो भारत के साथ में अगर युद्ध हो गया तो उस समय हमारे जो अधिकार है उसको कुछ समय के लिए रोक दिया जाएगा, कुछ समय के लिए खत्म कर दिया जाएगा। इंग्लिश में बोल लेंगे सस्पेंड करना, ठीक, कुछ समय के लिए। तो कुछ समय के लिए हमारे मौलिक अधिकार खत्म हो जाते हैं, बट वो इमरजेंसी टाइम पे होता है, ठीक है। राष्ट्रपति करता है बच्चों इसको अधिकार, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मौलिक अधिकार को निलंबित करने का अधिकार किसके पास में है, तो फिर प्रश्न का आंसर आता है बच्चों राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या करता है? हमारे अधिकारों को निलंबित करता है, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है। किस केस में करता है? जब कोई युद्ध की संभावना हो या चल रहा हो, ठीक है, युद्ध होने वाला हो, इमरजेंसी केस में करेगा। और आर्टिकल आपको पता है राष्ट्रपति की पावर है आर्टिकल नंबर 352, और 352 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति क्या करता है? नेशनल इमरजेंसी की घोषणा करता है। तो ड्यू टू नेशनल इमरजेंसी के कारण राष्ट्रपति क्या करता है? हमारे पास में मौलिक अधिकार खत्म हो जाते हैं कुछ समय के लिए, ठीक है, छोटे टाइम के लिए, ठीक है। अगर परमानेंट खत्म करना चाहे तो परमानेंट भी खत्म कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? प्रतिबंधित करना, प्रतिबंध लगाना उसके ऊपर, ठीक है। तो दोनों प्रश्न के अंदर फर्क है बच्चों। अगर एग्जाम के अंदर पूछा जाए कि निलंबित कौन करेगा, तो फिर तो आंसर आएगा राष्ट्रपति। अगर पूछा जाए कि प्रतिबंध कौन करेगा, मतलब परमानेंट ही उसको हटाना, तो फिर आंसर आता है संसद, पार्लियामेंट, ठीक है। संसद क्या करती है? परमानेंट हमारा कोई भी अधिकार कैंसिल कर सकती है। जैसे था हमारा आर्टिकल नंबर 31 के अंदर संपत्ति का अधिकार था, और संपत्ति का अधिकार को बिल्कुल हटा दिया, उसको एक कानूनी अधिकार बना दिया। तो उसको परमानेंट आपका खत्म करना चाहे तो कर सकता है कौन? संसद, ठीक है। एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया होगा। कभी कभी बच्चों ऐसा भी होता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं भाई, जैसे कोई भी पुलिस वाला आपको जोर जबरदस्ती धक्के से जेल में डाल देते हैं, ठीक है। अगर आपको जोर जबरदस्ती आपको धक्के से जेल के अंदर डाल दिया तो इसका मतलब आपका स्वतंत्रता का अधिकार खत्म हो गया बच्चों, ठीक है। और तो स्वतंत्रता का अधिकार खत्म हो गया, आपका आपने कसूर नहीं किया, बट फिर भी आपको धक्के से आपका स्वतंत्रता का अधिकार खत्म हो गया। तो फिर ऐसा नहीं है कि संविधान के अंदर सुविधा नहीं करा कि संविधान बहुत ही सोच समझ के बना रखे बच्चों। और यहाँ पे फिर एक रक्षक भी बनाया गया है। रक्षक क्यों बनाया गया? भी अगर आपको कोई जोर जबरदस्ती आपका अधिकार छीनने तो आपके अधिकारों को वापस लेके आएंगे, उसकी सुरक्षा होगी, उसका रक्षक भी बनाया जाएगा। देखो कितना सोच समझ के बनाया है। और रक्षक किसको बनाया जाता है? रक्षक होता है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। ध्यान रखना बच्चों आपने। अगर आपसे पूछा जाए कि फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है, तो मौलिक अधिकारों का रक्षक सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है बच्चों, ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखो आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर डायरेक्ट नहीं जा सकते। अगर आपके ऊपर कोई भी केस चल रहा है तो आप सबसे पहले सीक्वेंस वाइज में जाते हो। सबसे पहले आप सेशन कोर्ट के अंदर जाओगे, सेशन कोर्ट के अंदर आपकी बात नहीं बनती तो फिर आप अपील करते हो हाई कोर्ट के अंदर, और फिर बिल्कुल लास्ट के अंदर आ जाते हो आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ठीक है। बट सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाते जाते काफ़ी साल लग जाते हैं आम आदमी को तो। बट यहाँ पे एक केस, सिर्फ ऐसा केस है फंडामेंटल राइट्स का, मौलिक अधिकारों के ऊपर आप सीधा सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा सकते हो। मौलिक अधिकारों के अलावा ऐसा कोई भी केस नहीं है कि आप सीधा सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा सको, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप जा सकते हो। और ये रक्षक है, रक्षक करता कैसे? इसके अंदर 5 प्रकार की रिट जारी करती है सुप्रीम कोर्ट। वो 5 प्रकार की रिट हम बच्चे इसके अंदर पढ़ेंगे, संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंदर, जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दिल और आत्मा की संज्ञा का है। क्यों? क्योंकि ये अधिकार क्या करता है? 5 अधिकार, हमारे 5 रिट जारी करता है। और ये 5 रिटों से हमारे पहले वाले जो अधिकार है उसको हम सुरक्षित रखते हैं। और जारी कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है, इसीलिए इसको इसका रक्षक कहा जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है 3 पॉइंट आपने ये। निलंबित कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। प्रतिबंधित परमानेंट कौन रोकेगा? संसद रोकेगी। और रक्षक कौन है इसका? सुप्रीम कोर्ट रक्षक है। अगर संसद ने ऐसा कोई अधिकार धक्के से खत्म कर दिया जो नहीं होना चाहिए था, फिर भी सुप्रीम कोर्ट उसको रोक सकती है, भाई आपने ये गलत किया है, ठीक है। तो ये हमारे पास में ये है। उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे आर्टिकल के अंदर। सबसे पहले पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 12 और फिर पढ़ेंगे 13 यहाँ पे, ठीक है। और फिर हमारे पास में आर्टिकल 14 से लेकर 18 ये आपके प्रॉपर एक अधिकार के ऊपर आ जाते हैं। आर्टिकल नंबर 12 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 12 कहता है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स की परिभाषा क्या है। ये आपको बेसिकली डेफिनेशन बताता है बच्चों, परिभाषा बताता है। और परिभाषा क्या मैं आपको बता चुका हूँ। फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार किसे कहते हैं? भाई कि ये ना तो कानून छीन सकता, ना कोई पब्लिक छीन सकती, ये प्राकृतिक है, नैसर्गिक है। सिंपल ये चीज़ बता रखी है। भाई हमारी क्यों जरूरत है
प्रत्येक व्यक्ति के आपके फंडामेंटल राइट्स होते हैं, ठीक है। ये आपके आर्टिकल नंबर 12 के अंदर इसकी डेफिनेशन है, सिंपल सिर्फ डेफिनेशन है, ठीक है। उसके बाद में आर्टिकल नंबर 13 देखो बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, अच्छा समझने वाला है, इंपॉर्टेंट भी है आपका। आर्टिकल नंबर 13 के अंदर 2 पॉइंट हैं। एक पॉइंट तो दे रखा है यहाँ पे अल्पीकरण और असंगत, और दूसरा पॉइंट क्या हमारे पास में ये है, ठीक है। सबसे पहले दोनों पॉइंट को समझेंगे, पहले वाला क्लियर करें। आर्टिकल नंबर 13 के अंदर पहला पॉइंट ये कहता है भी किसी भी फंडामेंटल राइट्स का हम अल्पीकरण कर सकते हैं अगर वो असंगत हुआ, ठीक है। इसका मतलब ये है, ठीक है, किसी भी फंडामेंटल राइट्स, किसी भी मौलिक अधिकार को हम घटा सकते हैं, अल्पीकरण कर सकते हैं। अल्पीकरण का मतलब क्या होता है, छोटा करना। अल्पीकरण कर सकते हैं कब, अगर वो असंगत हुआ। कैसे, इसका एग्जाम्पल है, समझो आप इसको। जैसे मान लेते हैं भी आप किसी के बेडरूम के अंदर घुस गए, ठीक है, आप किसी के धक्के से बेडरूम के अंदर घुस गए, तो वो आपने क्या किया, आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया आपने। भी आपको स्वतंत्रता का अधिकार है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप किसी के बेडरूम में घुस जाओगे, ठीक है। तो इसका मतलब आपने अपने स्वतंत्रता का अधिकार का मिसयूज किया है, तो आपके स्वतंत्रता का अधिकार को खत्म कर दिया जाएगा, आपको जेल में डाल दिया जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, अल्पीकरण करना। कब, जब आपका अधिकार असंगत था, ठीक है ना, आप दूसरे के बेडरूम में धक्के से घुस गए, ठीक है। मैं आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका अल्पीकरण हो सकता है, उसको घटाया जा सकता है कब, जब आपका मिसयूज, आपके अधिकारों का आपने मिसयूज किया तब, ठीक है। ये कहता है हमारे पास में आर्टिकल नंबर 13 के अंदर पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट ये कहता है, ठीक है। उसके बाद में सेकंड पॉइंट क्या है हमारे पास में, सेकंड पॉइंट 13 के अंदर सेकंड पॉइंट ये है भी हमारे संविधान से पहले के जितने भी कानून हैं, ठीक है, संविधान से पहले जितने भी कानून हुए हैं और संविधान के बाद में जितने भी कानून बन रहे हैं, जो अभी तक भी बन रहे हैं, वे दोनों के दोनों कानून रहेंगे, बट शर्त ये है वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को नुकसान नहीं पहुंचाते हो, ठीक है। ये कहता है हमारे पास में सेकंड पॉइंट है। देखो अब आप ये बोलेंगे सर क्या संविधान से पहले भी कोई हमारे पास कानून था? बिल्कुल था। आपने पढ़ा होगा आईपीसी धारा, आप पढ़ते हो, इंडियन पेनल कोड पढ़ते हो, तो आईपीसी की धारा संविधान को लागू होने से पहले की है, अंग्रेजों के टाइम की है आईपीसी धारा, ठीक है। तो आईपीसी की धारा तब बनाई हुई, वो आज भी है हमारे पास में, प्रेजेंट के अंदर है अभी भी, ठीक है। तो आईपीसी की धारा है हमारे पास में, और बाद के अंदर जो भी कानून बनेगा वो भी रहेगा, बट शर्त क्या है, वो हमारे फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों को नुकसान ना पहुंचाता हो, ये कंडीशन है। इसका एक आपको मैं बहुत ही अच्छा एग्जांपल देता हूं बच्चों। देखो हर धर्म के एक अपना अपना एक पर्सनल लॉ होता है। हिंदू का एक अलग से पर्सनल लॉ है, एक अलग रीति रिवाज है हिंदुओं की, ठीक है। मुसलमानों का एक अलग से पर्सनल लॉ होता है, उनके एक अलग से रीति रिवाज होते हैं। तो मुसलमानों का जो पर्सनल लॉ है, मुसलमानों का जो पर्सनल लॉ है, पर्सनल जो कानून है, पर्सनल लॉ, उसके अंदर एक केस आया था बच्चों 3 तलाक का, ठीक है। 3 तलाक का केस बहुत ही मशहूर केस है, काफ़ी दिन छाया था 3 तलाक का केस, ठीक है, न्यूज़ के अंदर। नरेंद्र मोदी सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने संसद के अंदर बिल पास करके 3 तलाक का केस को क्या किया था, हटाया था। क्यों हटाया था? क्योंकि ये जो 3 तलाक केस है ना, ये मौलिक अधिकार छीनता था स्त्रियों के, ठीक है। मुसलमानों या मुसलमानों के अंदर जो महिलाएं हैं, महिलाओं के जो फंडामेंटल राइट्स है, उन अधिकारों को छीनता था। कौन? 3 तलाक है। तो इसलिए सरकार ने क्या किया, जो मुसलमानों का जो पर्सनल लॉ है उसके अंदर 3 तलाक का वो केस हटा दिया उन्होंने, ठीक है। तो फिर क्या हुआ था, जब ये केस हटाया था, मौलाना साहब ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील करी। मौलाना साहब ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील ये करी, भाई सुप्रीम कोर्ट ये आपने क्या करवा रहे हो, भाई आपका आर्टिकल नंबर 13 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 13 ये कहता है कि संविधान से पहले का कोई भी कानून कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। संविधान से पहले का कोई भी कानून कैंसिल नहीं होगा। फिर सुप्रीम कोर्ट ने समझाया उनको, आपने क्या क्लास पढ़ी थी पॉलिटिकल साइंस की? नहीं पढ़ी। आप पॉलिटिकल साइंस की क्लास ध्यान से पढ़ो और आर्टिकल नंबर 13 को फिर से रिवाइज करो, ध्यान से देखो क्या लिख रखा है उसके अंदर। उसके अंदर आपने ये तो पढ़ लिया कि संविधान से पहले का कानून नहीं हटेगा, बट वो तब नहीं हटेगा जब हमारे फंडामेंटल राइट्स को नुकसान ना पहुंचाता हो। बट यहाँ पे जो 3 तलाक का केस था ना, ये 3 तलाक का केस संविधान से पहले का कानून ये तो है, बट बात तो ठीक है, बट ये हमारे आपके फंडामेंटल राइट्स को नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। तो इसलिए इसको कैंसिल किया है, ठीक है। तो फिर केस हमारे पास में जीत गए सुप्रीम कोर्ट वाले, ठीक है। मौलाना वाला को वापिस आना पड़ा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होगा, हमारे पास में 3 तलाक का केस कैंसिल हो गया था। हकीकत में अगर आप इसको थोड़ा और डिटेल के अंदर देखोगे ना बच्चे, 3
तीन तलाक ना आपके तीन प्रकार के होते हैं। एक तो होता है हमारे पास में तलाक ए हसन, और दूसरा होता है तलाक ए अहसन, और तीसरा होता है तलाक ए बिद्दत। तो इस तीनों के अंदर से जो तलाक ए बिद्दत ना ये नुकसान था, इसको ये असंवैधानिक था, इसको ख़त्म किया है। तलाक ए हमारे पास में हसन अभी भी है, तलाक ए हसन अब वो भी है, और तलाक ए बिद्दत सिर्फ कैंसिल हुआ है। ठीक है, तो तीन तलाक के अंदर से वो डिटेल की बात है, उसको आप छोड़ो, उसके में जरूरत भी नहीं है इतनी। ठीक है, तो आपने सिर्फ इतना याद रखना है, संविधान से पहले का कानून और संविधान के बाद का कानून रहेगा, बट वो शर्त ये है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को वो नुकसान ना पहुंचाता हो। ठीक है, तो ये हमारे पास में आर्टिकल नंबर 13 है बच्चों। ठीक है, आर्टिकल नंबर 12 आपको क्लियर हो गया, आर्टिकल नंबर 13 क्लियर हो गया। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर सिर्फ आज हम सिर्फ इतना ही देखेंगे बच्चों, जितना अभी तक हमने किया है। उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अभी हमारा फंडामेंटल राइट्स क्लियर नहीं हुआ, मौलिक अधिकारों के ऊपर हमारे टोटल 4 पार्ट है बच्चों। ठीक है, ये आज हमारा सिर्फ और सिर्फ पहला पार्ट है। पहले पार्ट के अंदर हमने सिर्फ ये समझा फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, इसके ऊपर जो मेन जो पहले के जो फर्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं वो हमने डिस्कस किया है। सेकंड पार्ट के अंदर, थर्ड पार्ट के अंदर और फोर्थ पार्ट के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये आपके टोटल 6 के 6 अधिकार डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे, प्रत्येक आर्टिकल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये टोटल 4 पार्ट बनेंगे बच्चों। अब अगर आप 4 पार्ट देखोगे कंप्लीट, तब जाके आपका फंडामेंटल राइट्स का टॉपिक कंप्लीट होगा बच्चों। तो आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या प्रॉपर कोई नोट्स बनाना चाहो तो नोट्स बना सकते हो। धन्यवाद, थैंक यू।